राधे राधे, जय श्री राम। तो वक्त हो गया है टॉप 20 करंट अफेयर और न्यूज़ का। तो चलिए वक्त बर्बाद नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ संयुक्त अभ्यास उदार शक्ति 2024 का आयोजन किया है? तो मैं आपको सभी ऑप्शन के बारे में बताऊंगा, आप लिखते चलिएगा। तो इसका उत्तर है हमारा मलेशिया। मलेशिया के साथ हमारी भारतीय वायुसेना ने उदार शक्ति 2024 का आयोजन किया है। हमारा इंडोनेशिया के साथ जो अभ्यास चलता है उसका नाम है गरुड़ शक्ति, आप लोग लिखते रहिए। इंडोनेशिया के साथ गरुड़ शक्ति, श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति तथा थाईलैंड के साथ मैत्री शक्ति। ये अभ्यास होता है दो देशों के बीच सक्रियता के लिए, जिससे इनके प्रभाव इफेक्टिव रहे। तो हम आगे बढ़ेंगे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स पहल किससे संबंधित है? तो इसका जवाब है इससे। ये थोड़ा सा गलत लिखा, आप लोग सुधार कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। ये रहेगा NRL, एक मिनट, और M। इसका मतलब है, आप फुल फॉर्म लिख लीजिए, DAYNRLM का दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल मिशन लिवलीहुड मिशन। हमारा अगला है PM आशा मिशन। PM आशा मिशन का फुल फॉर्म लिख लीजिए, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। इसमें क्या है, सरकार जो है हमारी वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करती है, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग को। और ये किसके तहत आया है? किसान एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत ये स्कीम आई है। इसमें क्या होता है, दलहन तिलहन इन सब की खरीद को नियंत्रित किया जाता है। इसी क्षेत्र में हमारा आगे है JAM मिशन, PM कुसुम मिशन। इसका फुल फॉर्म लिखेंगे, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ये क्या है, किसानों और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सुरक्षा देने के लिए सरकार ने कदम उठाया है। इस और सौर ऊर्जा के उपयोग को भी बढ़ावा देने का काम इसमें किया गया है। सौर, आप सभी जानते होंगे, सौर ऊर्जा हमारे लिए बहुत लाभकारी है। इसके उपयोग से जैसे प्रदूषण भी कम किया जा सकता है। जैसे आप देखते होंगे सौर ऊर्जा का प्रयोग बिजली में भी किया जा रहा है, तो बिजली की खपत भी हमारी कम हो रही है। तो इसीलिए इसके लिए सरकार आपको सब्सिडी भी देती है। अगर जो आप सोलर पंप लगवाते हैं तो सरकार सब्सिडी देती है। इसी के अंदर में हमारा अगला क्वेश्चन है जाम मिशन। जाम मिशन क्या है? ये सरकार किसानों को जो सब्सिडी देती है, ये डायरेक्ट उनके खाते के लिए ये मिशन लाया गया है। होता क्या है कि सरकार सबको देती है, लेकिन ऊपर से नीचे आते तक बड़े बड़े ऑफिसर लोग आपका पैसा काट लेते हैं। तो इसीलिए डायरेक्ट आपके खाते में आया है। तो आपका जो भी जनधन खाता है उसको आधार और मोबाइल से जोड़ने के लिए एक आया है। इसका फुल फॉर्म है जनधन आधार मोबाइल मिशन। जनधन आधार मोबाइल मिशन। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, पंजीकरण अधिनियम की धारा 77A को किस उच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है? तो इसका आंसर है मद्रास। मद्रास ने हाल ही में इस धारा को गैर संवैधानिक या असंवैधानिक घोषित कर दिया है। तो चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, सभी फसलों के MSP को दायरे में लाने की घोषणा किस राज्य ने किया है? तो सर्वप्रथम आपको ये जानना होगा MSP होता क्या है। तो MSP क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। फुल फॉर्म लिख लीजिए आप, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एक्चुअली होता क्या है, MSP एक प्राइस है जो डिसाइड किया गया है कि मार्केट में जो भी रेट हो उससे सरकार का कोई लेना देना नहीं। एक निश्चित रेट पे सरकार आपका फसल ले लेगी। तो हमारा इसका जवाब क्या है? हरियाणा। हरियाणा ने सभी फसलों को खरीदने के लिए एक MSP जारी की है। और आगे बढ़ते हैं कि भारतीय सेना द्वारा पर्वत परिहार अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है?
तो इसका जवाब है लद्दाख। लद्दाख ऊंचाई वाले इलाकों में युद्ध तथा ऑपरेशन से रिलेटेड जगहों पर ध्यान देने के लिए ये अभ्यास जारी किया गया है, शुरू हुआ है। इसमें क्या होता है कि हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर, बख्तरबंद गाड़ियाँ, तोपखाने आदि का प्रयोग किया जाता है। ये हमारे सेना की तत्परता और प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए ये अभ्यास किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, MCX के नए MD और CEO पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा इसका जवाब है परवीणा राय। परवीणा राय को ही MCX के नए MD और CEO पद पर नियुक्त किया गया है। दलबीर भंडारी जो हैं ये भारतीय विधिवेत्ता थे। ये इंटरनेशनल कोर्ट ICJ के 2012 में जज भी रह चुके हैं भारत की तरफ से। फिर 2017 में इनको फिर एक बार नवंबर 2017 में दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया था। एस जयशंकर से तो आप भली बात परिचित होंगे, हमारे होम एंड इंटरनेशनल अफेयर के बादशाह हैं। आप अक्सर इनको देखते ही होंगे, बताने की ज़रूरत तो होगी नहीं। हमारा अगला प्रश्न है, विदेश मंत्रालय, एक मिनट कर्सर काम नहीं किया, विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने किस देश के मृणाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है? तो इसका जवाब है हमारा क्या है, नेपाल। नेपाल ने मृणाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने समझौता किया है। हमारा अगला प्रश्न है, आप रूस के उसको जानते होंगे, जापान का जाक्सा जानते होंगे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च कल्पा और स्वर्ण शताब्दी किस्मों का संबंध किससे है? तो बता दें ये नारियल से रिलेटेड है। इसमें लंबी प्रजाति के नारियल के लिए ये संबंध है, ये संबंधित है उससे। हाल ही में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप को विकसित करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका जवाब है असम। ये ऐप करता क्या है, जैसे कभी रोड के किनारे अगर जो हाथियों का झुंड आ रहा हो तो ये आपके पास नोटिफिकेशन भेजेगा, जिससे रोज़ आप सुनते होंगे कि हाथी ने बाइक सवार को कुचल दिया। ऐसे हादसों को कम करने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। असम के बारे में तो आप सभी जानते हो, असम में बहुत सारे उद्यान के नाम आप सुनेंगे, जैसे काजीरंगा, नामेरी, मानस। अब बारी है क्या पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल से भी आप परिचित होंगे, हमारा ईस्ट में पड़ता है। इसके बारे में भी सुने होंगे, यहाँ सुंदरबन डेल्टा पाया जाता है, सुंदरबन नेशनल पार्क भी पाया जाता है, यहाँ बाघ संरक्षित क्षेत्र है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। और पता है इसकी सबसे खास बात क्या है कि इसको यूनेस्को का प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। यहीं मैंग्रोव वृक्ष भी पाए जाते हैं। ये हो गई हमारे पश्चिम बंगाल की खासियत। अब बारी है उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड का आप जानते ही होंगे, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान फेमस है हाथियों के लिए। यहाँ भी हिरण, चीता, हिरन, मोर आदि पाए जाते हैं। मिजोरम में देखेंगे तो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, जो आइजोल से 245 किलोमीटर पर लगभग दूरी पे है, म्यांमार सीमा से लगा है। यहाँ स्तनधारियों की बहुत प्रजाति पाई जाती है। अब हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? हाल ही में MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से किसको सम्मानित किया? तो ये है अनंत दर्शन शंकर को। इनको भी हाल ही में MS स्वामीनाथन संरक्षण पुरस्कार दिया गया है। दलजीत कौर कौन है? दलजीत कौर एक इंडियन एक्ट्रेस हैं। अभिनव बिंद्रा जो हैं ये ओलंपिक एथलीट हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। अभिनव बिंद्रा ये ओलंपिक के एथलीट हैं, ये गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। अगला नाम है कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर को अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना भी होगा कि इनको क्या भारत रत्न अवार्ड दिया जा रहा है मरणोपरांत। ये इनको बिहार में महानायक भी कहते थे, और ये फ्रीडम फाइटर भी थे, शिक्षक भी थे, सोशल रिफॉर्मर भी थे, इसलिए इनको भारत रत्न दिया जा रहा है। फिर अगला क्वेश्चन है, अमरकंटक का पठार किस नदी
की उत्पत्ति का स्थान है। तो ये है हमारा नर्मदा का। हमारा नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के पठार से। घाघरा कहाँ से निकलती है? घाघरा हमारा निकलती है तिब्बत के मानसरोवर, साउथ तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से। चंबल कहाँ है? चंबल हमारा निकलता है मध्य प्रदेश से। ये मध्य प्रदेश ये ऐसी नदी है जिसको बारहमासी कहते। बारहमासी तो समझ ही रहे होंगे। बारहमासी मतलब जिसमें हमेशा पानी रहता है, कभी सूखता नहीं है, उसे बारहमासी या सदानीरा, सदानीरा भी बोलते हैं। तो चंबल हमारी कहाँ से निकलते हैं? मध्य प्रदेश से। फिर रही बात गोमती की, तो गोमती को तो आप भली बात जानते होंगे, कई लोग लखनऊ से होंगे तो जानते भी होंगे, पूरा लखनऊ में गोमती बहती है। ये हमारे गंगा की मुख्य उपनदी है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? मैं सबके बारे में बताऊंगा। खारे पानी का घड़ियाल। खारे पानी का घड़ियाल मेनली पैसिफिक रीजन में पाया जाता है और ईस्टर्न इंडिया के कुछ ईस्टर्न कोस्ट पे पाया जाता है, जैसे म्यांमार से जो सटा हुआ है, बांग्लादेश हुआ, श्रीलंका हुआ, यहाँ पाया जाता है। ओलिव रिडली टर्टल ये एक कछुए की प्रजाति है। ये मांसाहारी होती है। क्या होती है? मांसाहारी। इसका आकार दिल के खोल वाले जैसा होता है। इसका रंग जैतूनी होता है। ये मेनली गर्म पानी वाले जगहों पर पाया जाता है। बात है किसकी? गैंगेटिक डॉल्फिन। ये तो इसको तो कई बच्चे बचपन से इसके बारे में जानते होंगे। तो ये बहुत स्नेही मछली होती है, इसलिए इसको स्नेही मछली भी पाया जाता है। ये गंगा में ही पाई जाती है गैंगेटिक डॉल्फिन। मेनली अपने इंडिया में तो सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर डॉल्फिन, जैसे इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, इन सब के पानियों में, ये जगहों में पाई जाती है जहाँ फ्रेश वाटर है। डी है हमारा घड़ियाल का। घड़ियाल क्या है? घड़ियाल अच्छा, कई लोग, मैं भी कंफ्यूज हूँ घड़ियाल और मगरमच्छ में, दोनों अलग अलग ही चीज़ें होती हैं, एक मत समझना कभी, थोड़ा सा बता दूंगा मैं। तो घड़ियाल जो है हमारा, ये गंगा तथा उसके सहायक नदियों में मेनली पाया जाता है। वैसे तो ये इसके लिए बहुत सारे अभ्यारण्य भी हैं, जैसे एमपी में राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इस सब में घड़ियाल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल है? कपास जो है हमारा खरीफ फसल है। खरीफ फसल उसे कहते हैं जो मतलब गर्मी में बोया जाता है और ठंडी के शुरुआत तक काटा जाता है। तो जो हमारा कपास है, खरीफ फसल कपास है। हमारा जो चना है, ये कैसा फसल है? रबी का फसल है। इसे चने को क्या कहते हैं? दलहनी फसल भी कहते हैं। ये यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सब जगहों पे पाए जाते हैं। रही बात गेहूं की, गेहूं भी हमारा रबी का फसल है। ये भी ठंडी के ख़त्म होते होते बोया जाता है, गर्मी में काटा जाता है। रही बात सरसों की, सरसों को तो जानते हैं, तिलहन फसल भी बोलते हैं, इससे तेल निकलती है। हो ही क्या। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में व्यावसायिक रूप से जारी पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित पौधा है, तो इसको मतलब प्रोड्यूस किया गया है, जेनेटिकली प्रोड्यूस है, तो ये है हमारा बीटी कपास। बीटी कपास की खासियत ये है कि इसमें एक उसका प्रयोग किया गया है बैक्टीरिया का, जिसका नाम है बैसिलस थुरिजिएंसिस। यह बैसिलस थुरिजिएंसिस के मतलब एक या एक से अधिक जीनों से मिलकर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कृषि निर्यात 2018 का लक्ष्य 2022 तक भारत के कृषि निर्यात को उस तक बढ़ाना है। मतलब 2018 में लक्ष्य बनाया गया था कि 2022 तक कितना बना लेना है, तो ये 60 अरब डॉलर या 7 बिलियन से अधिक का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? तो जो हमारा क्या नाम है, लोकटक झील है, ये हमारा मणिपुर में स्थित है। ये एक फ्रेश वाटर का लेक है। फ्रेश वाटर लेक, राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है थोड़ा मैनेज कीजिए। और लगभग ये मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। इम्फाल से लगभग 48 से 50 किलोमीटर की दूरी पर ये झील उपस्थित है। हमारा नंबर भीमताल। भीमताल उत्तराखंड के नैनीताल जिले में पाया जाता है और ये
इसका शेप मतलब ट्रायंगुलर है। फिर क्या है, और इसकी अगर जो गहराई की बात करें और तो लगभग 15 से 50 मीटर भीमताल की गहराई है और 16 से 74 किलोमीटर के आसपास लेंथ है और ब्रेड्थ इसकी 447 किलोमीटर है। अगली बार है संचल। संचल हमारा एक ऐसी झील है जो दार्जिलिंग में पाई जाती है। दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और ये ऐसा झील है जिसका पानी पीने योग्य है। ये पहाड़ी की ऊंचाई पर पाई जाती है और लगभग 8,160 फीट की ऊंचाई पर। मिरिक। मिरिक एक ऐसी झील है जिसे सुमेंदु झील भी कहते हैं। ये भी वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। यह मानव निर्मित है। कैसी है? मानव निर्मित। मानव निर्मित। मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है और मैं हैबिचुअल भी नहीं हूँ, थोड़ा आप लोग समझ जाइए। मानव निर्मित लिखा है। फिर अगला नंबर है हमारा, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के जिले में पश्चिम घाट की ढलानों से निकलती है। तो ये पूछना चाह रहा प्रश्न कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र जिले के पश्चिम घाट के किस ढलान से निकलती है। क्या है? पश्चिम ढलान, पश्चिम गए किस ढलान से निकलती है। तो इसका जवाब है हमारा नासिक। नासिक के ढलानों से ये निकलता है। रही बात सतारा की, सतारा तो आप जानते ही होंगे। सतारा को सूरवीरों का गांव कहा जाता है। क्या? सूरवीरों का गांव। मराठा की राजधानी थी कभी सतारा। अगला नंबर है औरंगाबाद। औरंगाबाद भी एक खास, औरंगाबाद किस चीज़ के लिए फेमस है? औरंगाबाद फेमस है अजंता और एलोरा के लिए। यहाँ अजंता और एलोरा की गुफाएं पाई जाती हैं इस ज़िले में। फिर अगला नंबर है जलगांव। जलगांव क्या है? जलगांव में मेनली केले की खेती, कपास की खेती, इनसे रिलेटेड है। और यहाँ की मिट्टी ज्वालामुखी मिट्टी पाई जाती है। ये सतपुड़ा से घिरा भी है जलगांव। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं। इसी के साथ लगभग हम इसके अंत के करीब आ रहे हैं। श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये तो सभी जानना चाहिए सबको। श्रीनगर हमारा झेलम नदी के तट पर स्थित है। झेलम को हम आदि ऋग्वैदिक काल में वितास्ता भी कहते थे। व्यास को कहते थे विपाशा। सिंधु को कहते सिंधु ही कहते थे। और राबी को कहते थे पुरुषणी। राबी को क्या कहते हैं ऋग्वैदिक काल में? पुरुषणी। सिंधु को सिंधु, झेलम को वितास्ता, व्यास को विपाशा। अगला नंबर है, हवाई ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? अब बात आई हवाई ज्वालामुखी की, तो हवाई ज्वालामुखी होता क्या है देखते हैं। तो पहला इसका आंसर जानिए, ढाल ज्वालामुखी के उदाहरण है। ढाल ज्वालामुखी किसे कहते हैं? ढाल ज्वालामुखी को ही सील्ड वोल्केनो कहते हैं। ये ज़्यादा विनाशकारी तो नहीं होती है लेकिन फैलती बहुत ज़्यादा है। ये मेनली महासागरीय रीजन में पाई जाती है। किसमें? महासागरीय रीजन में। समग्र ज्वालामुखी क्या है? समग्र ज्वालामुखी कोनिकल होती है। कोनिकल, आप लोग कोन तो समझते हो, मैथ में बहुत पढ़ा होगा कोन। कोन ऐसा होता है, जोकर की टोपी। किसकी? जोकर की टोपी ऐसे। मैं बना दे रहा हूँ, बहुत बनाया होगा आप लोगों ने बचपन में। ये मेरे ये ऐसे ऐसे समझ गए हैं। अब अगला नंबर है कैल्डेरा ज्वालामुखी। कैल्डेरा ज्वालामुखी क्या है? ये ज्वालामुखी विस्फोट के बाद बनने वाला गड्ढा होता है। कैसे? विस्फोट के बाद बनने वाला गड्ढा होता है। बाढ़ बेसाल्ट प्रांत क्या होता है? बाढ़ बेसाल्ट प्रांत ऐसा होता है, विस्फोटों की एक श्रृंखला होती है जो जमीन पे या समुद्र तल पे बेसाल्ट लावा से ढक जाती है। अगला नंबर है, चावल निम्नलिखित में से किस राज्य का वाणिज्यिक फसल? वाणिज्यिक फसल से तात्पर्य यह है कि किस देश में, मतलब किस राज्य में एक्सपोर्ट का मेन साधन क्रॉप में चावल है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। तो वैसे तो मेनली हमारा उत्तर प्रदेश भी, केरल भी, पंजाब भी, तीनों ही चावल का
एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है यूपी, इसलिए इसका उत्तर हमारा होगा यूपी। रुक जाइए, अच्छे से लिख देता हूँ। इसका हमारा उत्तर होगा यूपी। पंजाब को तो जानते ही होंगे, अपना अमृतसर पंजाब, गोल्डन टेम्पल यहीं से फेमस है। उड़ीसा में जानते ही हैं जगन्नाथपुरी। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवातों की सामान्य दिशा क्या है? तो क्या इसको याद करने वाली चीज़ है, वैसे याद कर लीजिएगा। वैसे तो इसके कॉन्सेप्ट भी होते हैं, लेकिन ज्योग्राफी में आता है, डीप में पढ़ेंगे आप लोग। ये ईस्ट टू वेस्ट बहती है। इसी के साथ हमारा आज का टॉप 20 करंट अफेयर समाप्त हुआ।